Okay, good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Okay, so previous lecture में अपन टॉपिक सीख रहे थे वेक्टर. वेक्टर में काफी सारा डिस्कशन हमने कर लिया था, काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे रिगार्डिंग कि दो वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चीजों को कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ओके ना? Yes, sir. ठीक है. तो यार जो लेक्चर लास्ट लेक्चर था हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो सिखाया था दैट वाज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अभी फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. जब हम सिंगल वेक्टर की बात करते हैं या दो वेक्टर की बात करते हैं तो फॉर्मूला काम करता है. सपोज 3 वेक्टर से मोर देन 3 वेक्टर्स आएंगे तो वो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा ना, तो हमें कुछ टेक्निक चाहिए होंगी. वहां पे यूजफुल होता है क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अब समझे ये है क्या? मैंने लास्ट ही आपको बताया था कि सपोज मैंने एक वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज 50 मीटर, लेट्स से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका हो गया. ठीक है, सपोज मैं लिख दूं 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीका हो गया वेक्टर तरीका को हो गया सॉल्व. लिखने का. डन हुआ ये कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? दैट इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स 20 आई कैप एंड 40 जे कैप. इनका जो रिजल्ट होगा इसे मैं बोलूंगा ये हुआ 20 आई कैप 40 जे कैप. तो इसका मतलब जब कभी अगर मैंने ये वेक्टर्स नहीं दिए आपको और सिर्फ ये वेक्टर दे दिया क्या कि यार ये 50 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो डेफिनेटली अगर आपको ये दे दिया तो इसके कंपोनेंट्स वापस से हम रिकैलकुलेट कर सकते हैं ना. Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन. तो पहली बात, रेजोल्यूशन समझ आया कि क्या है, कोई अलग सी बात नहीं है, सिर्फ क्या है इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या है? इंटरचेंज. इस वेक्टर को इसमें कन्वर्ट करना हमने जो बोला, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है. क्या कि मान लेते हैं अगर ये एक वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट ऐसे बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि यहाँ पर होगा इसका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस. हाँ. तो अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ से अगर एंगल दिया है थीटा, तो डेफिनेटली जिसके साथ दिया है वहां पर आता है कॉस थीटा, और जो उसका परपेंडिकुलर वाला है वो क्या आता है? Sin theta. Sin theta. बट ये किसके कॉस और साइन है? इस डायगोनल की वैल्यू के कॉस और साइन है. तो अगर ये डायगोनल एफ है तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये F cos theta. F cos theta. ये अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. तो इसका अब हम यूज देख लेते हैं. यूज ये है, लिखा हुआ है राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 50 मीटर 60 डिग्री साउथ वेस्ट इन वेक्टर फॉर्मेट. तो सबसे पहले मुझे इसे लोकेट करना है कि साउथ ऑफ वेस्ट है, इसका मतलब तुरंत हम इसे बना देंगे. ये अपना वेस्ट हुआ, इससे 60 डिग्री पर अपन ड्रॉ कर देंगे. अब मुझे क्या करना है? इसके कंपोनेंट का मतलब होता है कि अब आपने ये वेक्टर हटा दिया, इसके जगह पर क्या कर दिया आपने? दो वेक्टर्स लगा दिए. वो दो वेक्टर क्या है? इसके कंपोनेंट होते हैं, ये और ये. तो इस 60 को हटा दूंगा अब मैं, और इसके जगह बोलूंगा कि ये वेक्टर इक्विवेलेंट है इन दोनों वेक्टर्स के. और वैल्यू कैसे निकालूंगा? 50 cos 60 आएगा यहाँ और 50 sin 60 आएगा यहाँ. पता क्लैरिटी है कि नहीं वेक्टर को कैसे उसके कंपोनेंट में लिखते हैं? हाँ सर, क्लियर. Yes. अब इसकी सर। जरूरत तब पड़ती है या पर ये तभी वर्क करेगा क्या? ना जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो. हाँ, जब वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया होगा तभी अपन इसको यूज करके नॉर्मल कंपोनेंट में करेंगे. देखें मैं बताता हूँ. अभी क्वेश्चन था कि इतना ईस्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, फिर कहीं आया और फिर किसी एंगल पे अगर चला गया. तो याद है ना, ये आई कैप जे कैप, ये आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप. बट ये 50 मीटर 30 डिग्री ऐसे नहीं ऐड कर पाओगे ना,
इसे हाँ। भी आपको किसके टर्म्स में पता होना चाहिए, I और J। आई और जे, तो तुरंत ऐड कर देंगे। तो अभी जो अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना फाइनल, हाँ, उसमें सारे वेक्टर ऐड करते थे, तो ये वेक्टर डेफिनेटली किस फॉर्मेट में होना चाहिए, I। कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में, तभी आप उसे ऐड कर पाओगे। ठीक है ना? Yes। सर हाँ, तो चले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ पर्सन मूविंग 30 मीटर नॉर्थ, मतलब पहले 30 क्या आ जाएगा, North। जे कैप, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, सोचो नॉर्थ जाने वाला अगर लेफ्ट टर्न हो जाएगा तो किधर पहुंच जाएगा, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। कितना मीटर, West। 40, मतलब -40 -40 I I क्या? आ गया। आई क्या। चले, बहुत बढ़िया। देन गोज स्ट्रेट फॉर 20 मीटर मोर, तो यार भाई वेस्ट जा रहा था और स्ट्रेट जाता जाएगा तो वेस्ट ही तो जाएगा ना, हाँ, Yes, sir. -20 आई कैप मोर। देन मूव्स 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब देखो इन्हें मैंने वेक्टर डायरेक्ट लिख दिया, बट इससे डायरेक्ट लिख पाऊंगा क्या, नहीं। नहीं। तो नहीं, इसे मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये वेक्टर मेरा कहाँ से बिलोंग करता है। देखें कहाँ पे, क्या है ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब एंगल कहाँ से लेना है, वेस्ट वेस्ट से से, लेना। वेस्ट से 37 डिग्री। ये हो गया अपना वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कौन सा आएगा, 15 50 37। इंटू कॉस 37। यार कॉस 37 कितना होता है, 4/5। 4/5। 4/5. और ये हो जाएगा 50 इंटू Sin 3/5, बिकॉज ये साइन कंपोनेंट है। तो ये डेफिनेटली आ गया 40 और ये आ गया डेफिनेटली 30। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, प्लस 30 कहाँ का है, 30 J 40, cap. नहीं 40 जे कब कहाँ है, 40 माइनस आई माइनस 40 आई -40 कैप I और 30। J J क्या? cap. बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझा या नहीं, जी Yes, Yes, sir. sir. पक्का। तो Yes, देख लो, sir। ऐड कर दो यार, 30 ये हो गया 60 जे कैप, ये 40 cap. 20 40, मतलब 80 और 20 100, 100 आई कैप। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। Yes, sir. अब पूछ रहा है फाइनल पोजीशन, तो आपको ऑप्शन देखना है कि विद डायरेक्शन पूछ रहा है या मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो समझ गया आप, रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये तो ये मैं अरेज करता हूँ और इसकी डायरेक्शन बता दो यार, ये फाइनल वाले की तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आई कैप और जे कैप, ये है फाइनल डायरेक्शन, सेकंड। ठीक है ना। हाँ। अब आंसर देखना कि ऐसे नॉर्थ वेस्ट लिखा है या वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है तो ये वाला एंगल बताओ, अगर नॉर्थ वेस्ट लिखा है तो ये वाला एंगल, ठीक है ना। Yes. ये हाँ, तो ये एंगल वाली बातें कई बार यूज हो गई, तो मैं बार बार उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप समझ जाएंगे कि ये अपना आ गया क्या, वेक्टर, इसके बाद ये आ गया क्या, मैग्नीट्यूड, और ये आ गई डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्लियर है, यस। ठीक है। चले ये एग्जांपल ट्राई करेंगे, ये बहुत ही सिंपल बट अच्छा एग्जांपल। देखिए रीड करें क्या है इसमें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ईस्ट विद दिस, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी। अपॉन टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बेटा चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। फाइनल को लिखते हैं v और इनिशियल को लिखते हैं यू। u। तो U. देखो अ पार्टिकल मूविंग ईस्ट, मतलब इनिशियल दिया है या फाइनल, इनिशियल इनिशियल दिया है, तो मतलब u दिया है, कितना दिया है 10 10, आगे I आई कैप, एंड टर्न्स टूवर्ड्स दिस विद दिस, मतलब ये क्या दिया है फाइनल। फाइनल क्या, लेकिन डायरेक्ट लिख दोगे क्या आई है जे कुछ, नहीं। नहीं, फाइंड करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ है ये, 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये
हाँ किसी को सर। कोई डाउट क्या है, ये समझ आई चीजें या नहीं? हाँ ये सर, इसकी समझ आया। वैल्यू है 20, तो यहाँ 20 बेस पे क्या आ जाएगी? 10 20 cos 20 cos 37, cos 37 3/5 या 4/5? 4/5। 4/5, वेरी गुड। 4/5 तो कितना हुआ ये? 16 16। ये कंपोनेंट सॉल्व किया तो 3/5 करेंगे, क्या आएगा? 12 12। तो देखो फाइनल क्या आंसर आया, 16 i कैप प्लस 12 12 j कैप। कितना टाइम लगा उसे? 5 सेकेंड 5 सेकेंड्स। अब सॉल्व कर दो, बस फॉर्मूले में रखो। समझा कि नहीं यार? कंपोनेंट का यूज समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जब भी कभी डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो फिर तुरंत उसके कंपोनेंट करके फुल वेक्टर लिखेंगे। अभी v माइनस यू करेंगे तो 16 में i कैप ही माइनस होगा सिर्फ। क्या आंसर आएगा? 4i कैप प्लस 12 j कैप डिवाइड बाई 5। अब यार ये समझो कि ये 5 जो है इट इज लाइक ये I एक्स वाई टाइप है, तो ये दोनों में डिवाइड होगा। ये आंसर होगा 4/5 i कैप प्लस 12/5 J j कैप। सर। हाँ सर वो 6 I का। हाँ 6 सर, या सॉरी सॉरी हाँ 6 सर, 6i। या 6i कैप, ठीक है 6i कैप हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन का एंगल वगैरह भी तो पूछ सकता है ना, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन में मैंने सिर्फ बोला एक्सेलरेशन। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या? मैग्नीट्यूड पूछ सकता है और and एंगल। तो मैग्नीट्यूड एंगल तो समझ गया, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस, और एंगल होगा तो y बाई एक्स टाइप कर देंगे। अगर डायरेक्ट एंगल निकालना है तो इस तरीके से समझो कि कोई भी वेक्टर होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये होता है x और ये है y, तो अगर आप यहाँ से एंगल बताओगे तो सिर्फ क्या आएगा, y बाई एक्स। x। tan अल्फा क्या आएगा, y बाई एक्स। इसे आप लर्न कर सकते हो। हाँ सर, डायरेक्ट। ये याद रखना कि ये कहाँ से मेजर हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में है। तो आंसर आएगा 12/5 अपॉन 6/5, 6/5 मतलब आएगा 2। हाँ आंसर आएगा कितना, tan इनवर्स 2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, yes sir हाँ yes sir, सर। तो ये पार्ट समझ आया। इसमें अच्छी बात सिर्फ ये थी, सिर्फ ये वाली ज्यादा अच्छी बात थी कि आपको थोड़ा सा तो यार फॉर्मूले वगैरह पता होना ही पड़ेगा। और मैंने बताया भी था कि वेक्टर जो है आगे यूज होता है, डिफरेंट फिजिक्स के टॉपिक्स में यूज होता है आपको ये वेक्टर, ठीक है ना? ये तो एक्सेलरेशन में मैंने इसका यूज सिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाया है और आपको एंगल भी निकाल के दिखाया है। तो चले फिर आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करें, ये सब लोग सॉल्व करें। आंसर ऐसा टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व इट, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, सॉल्व इट फास्ट। ओके, आंसर आप चैट बॉक्स में कर दें। फिक्स आंसर आएगा, बहुत ही स्ट्रेट आंसर आएगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दें आंसर जिसका सॉल्व हो जाए। जितना पूछा है सिर्फ वही आंसर करना है। ओके गुड, कार्तिक गुड। बाकी लोग
यार बाकी लोग भी सेंड करें, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। आर्यन सिर्फ ऐसे लिखने से काम नहीं बनेगा, पूरा लिखना होता है। अगर मैं लिख देता हूँ 60, तो 60 का कुछ मतलब नहीं है, जबकि मैं आगे ये नहीं लिखूं कि NW है, WN है, क्या है, समझ रहे हो ना? यस सर। चलो एक बार देख लेते हैं, देखते हैं, देखें। काफी सारे लोग इतना जल्दी कर नहीं पाए, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन था यार। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस Initial. इनिशियल अपॉन टाइम। अब जानबूझ के मैंने टाइम दिया ही नहीं है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ही नहीं, डायरेक्शन चाहिए। क्या डायरेक्शन में टाइम का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं. डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है, तो आप लोग बिना मतलब टेंशन नहीं ले। फाइनली किधर जा रहा है वो? Well, वेस्ट, मतलब 20√3 आई कैप जे कैप सॉरी आई कैप माइनस आई कैप 20√3 आई कैप। हाँ अभी नॉर्थ जा रहा है इनिशियली, सो माइनस इनिशियली कहाँ जा रहा था? नॉर्थ नॉर्थ। तो ये हो गया प्लस का 20 जे कैप, तो अपॉन टाइम। तो टाइम का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल निकालने में टाइम कैंसिल हो जाने वाला है। सो देखो आंसर क्या है, आंसर है -20√3/t प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही बनाएगा 20 जे कैप बाई टी। तो यार देखो, अगर मैं एंगल देखूं tan अल्फा, तो क्या हो जाता है एंगल? इसे लोकेट करना पड़ेगा। तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लोकेट है? second. अच्छा, Third. थर्ड में। काफी लोगों ने गलती किया हुआ है, इसे सेकंड में समझा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। अब आपको लग रहा था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बट यार ये फॉर्मूले का माइनस कौन ध्यान देगा? समझा या नहीं? हाँ सर। तो काफी लोगों ने गलत भी आंसर किया हुआ है, ये फॉर्मूले का माइनस जो है मिस कर दिया हुआ है, तो इसे मिस नहीं करना। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, tan अल्फा क्या हो जाएगा? y बाय सॉरी y की वैल्यू अगर हम पहले रखेंगे तो कहाँ से एंगल आ जाएगा हमारा? ये वाला, ठीक है ना? सो ये हो गया y बाय x। y क्या है? 20/t, और x क्या है? 20√3/t। तो आंसर कितना आ रहा है? 1/√3, मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना एंगल आ रहा है? 30 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये होगा। या फिर इधर से देखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था? 60 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझा कि नहीं? दीज आर द टू करेक्ट आंसर्स। बता यार, समझ आया कि नहीं यार सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें। और शीट में क्वेश्चंस हैं ऐसे, आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे। बुक्स में डीसी पांडे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने सेकेंड क्वाड्रेंट समझा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या मिस कर दिया? फॉर्मूले का माइनस ही मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है यार, हर फॉर्मूले का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना? Yes. यस सर। बता, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? No. ओके, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं फिर, पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? देखें, रीड करते हैं इसे। लिखा हुआ फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। मतलब ऑब्जेक्ट की ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। क्या है ये पोजीशन वेक्टर? y कैप प्लस 3 j कैप। क्लियर? एंड मूव्ड दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो अब Yes, मुझे sir. फाइंड क्या करनी है? फाइनल पोजीशन। तो मैंने पहले भी बताया कि इट इज लाइक कि पहले से वो ऑलरेडी कहाँ पर है? यहाँ कहीं पर है, एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर वो नेक्स्ट मूव कर गया इधर कहीं पे, ठीक है? सो दूसरा वेक्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो वो तो मैंने पहले भी बताया कि पोजीशंस कैसे करते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये फाइनल पोजीशन लाइक अ डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर?
ऐड करना चाहिए। ऐड करना। हाँ, तो पहले ये वेक्टर तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो जल्दी से ड्रॉ करें इस वेक्टर को, बताओ किस क्वाड्रेंट में है। ये सबको समझा सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ Yes, सर। sir. चलो इसके कंपोनेंट बता दो, यहाँ पर क्या आएगा। 20 cos 37. 20 हाँ 20 cos 37 कितना होता है cos 37? 4/5 मतलब 16, और यहाँ पे 4/5 कितना आ जाएगा 3/5 मतलब 12। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि पहले वो कहाँ पर था, यहाँ 2/3 पे था, और फिर इतना और ट्रेवल कर लेगा और फाइनल पोजीशन हम देख लेंगे। तो कितनी हो जाएगी फाइनल पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगी 2i कैप प्लस 2i cap plus 3j cap plus 12j cap minus 16i माइनस cap. 16i कैप प्लस 12j कैप। अच्छा। सबको समझा कि नहीं फाइनल वेक्टर। Yes, sir. हाँ सर Yes, समझ sir. गया. हाँ, तो ये हुआ -14 i कैप प्लस Plus 15 15j cap. 15 क्या है? ठीक है, ये हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब एक नई चीज आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय अ पर्सन स्टैंडिंग एट 6,4। अब आप लोग बताओ ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले फाइनल पोजीशन बताओ, तो वो तो हमने निकाल ली थी, वो थी ऐसी कि पहली पोजीशन थी 2,3, दूसरी पोजीशन थी कुछ ऐसी, तो ये हमारी हो गई क्या फाइनल पोजीशन। अब बोल रहा है कि फाइनल पोजीशन ओरिजिन से मत बताओ, यहाँ कहीं से बताओ 6,4 से, मतलब 6,4 से तो ऐसे दिखेगी ना फाइनल पोजीशन। तो क्या बताया था, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं पोजीशन, Subtract कर देते हैं vector. सबट्रैक्ट कर देते हैं। वेरी गुड, याद आया ना। अगर पोजीशन ऑफ ए Yes, है sir. और मुझे पोजीशन ऑफ बी पता है, मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू B. B. बी, तो क्या होगी पोजीशन ऑफ ए माइनस B. B बी। तो इसका मतलब मुझे क्या कर देना है 6,4 इसमें माइनस Right. कर। माइनस कर देना है। तो यार अगर मैं -6 और -4 करूंगा तो कितना बचेगा, 14 वाला हो जाएगा -20 आई कैप, और 15 - 4 क्या हो जाएगा। 11J. 11 तो बताए दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ आए या नहीं। यस यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो डिस्प्लेसमेंट पूछा था और किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट पे पोजीशन भी पूछा था। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। पहला तो हमारा वेक्टर क्लियर हो गया और फिर पोजीशन। कोई Position. डाउट क्या है यहाँ तक। No sir, no doubt. ओके, नो सर। तो ये था हमारा 2 वेक्टर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन था उसका पार्ट। अब हम आते हैं कि अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक, तो सपोज यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, अब पूछा इनका रिजल्ट। तो 3 वेक्टर है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बताओ, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस दिख रहा है, किन दो को पहले सॉल्व करेंगे। 20 और 40. 20. Is it 20 60 और or 40 क्या बात कर रहे हो यार, 60 or 20? ये और टफ नहीं हो जाएगा। 20-40 में फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा यहाँ कहीं, और फिर ये 60 और ये करोगे तो और टफ, 2 बार नहीं लगाना पड़ जाएगा फॉर्मूला, 20 और 60 डायरेक्ट दिख रहा है। ये 20 और 60 इनका रिजल्ट कितना आएगा 40. 40 लेफ्ट की towards तरफ the 40। west. तो अब आंसर कितना सिंपल हो गया, 40 एंड 40 कहाँ से आएगा, मेन रिजल्टेंट बीच में से. बीच में से पास होगा 45 डिग्री, मतलब यहाँ से 135 डिग्री पे फाइनल रिजल्ट। और 40 और 40 का 90 डिग्री पर क्या आएगा 40√2। तो बताओ समझ आया कि नहीं। अगर 3 वेक्टर है तब आपको कॉमन सेंस चाहिए होगा, किन दो को पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। Yes. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। तो हमने कैसे सॉल्व किया, 60 - 20 ये आ गया 40, और फिर उसको रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है ना। Yes. चले इसे ट्राई करें। हमें चाहिए रिजल्टेंट इन 3 वेक्टर का। अब आराम से सोचना यार, किन दो को पिक करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब आप लोग को लगेगा, क्या लग रहा है, चलो बताओ ए बी सी में किसे पहले पिक करना इजी रहेगा। A और C A और B. ए और बी,
तो ये कुछ महान लोग होते हैं जो जिनको 90 डिग्री दिखते ही तुरंत सॉल्व करने लगते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 इजी है, लेकिन सोचो क्या ये इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है तो बेटा बहुत अजीब सा आएगा वेक्टर ये बीच में। फिर आपको निकालना पड़ेगा कि ये वेक्टर का एंगल कितना है, फिर ये एंगल पता चलेगा ना। यस सर। तो फिर कितने स्टेप्स बढ़ गए। तो कभी भी अगर ऐसे रैंडम वेक्टर देखें तो आपका पूरा ध्यान किनके तरफ होना चाहिए? इक्वल इक्वल, क्योंकि इनके लिए आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताओ इक्वल वेक्टर्स कहाँ पे दिख रहे हैं? ए और सी। ए और सी, ए और सी, और एंगल कितना है 120। तो बताओ इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली कहाँ से जाएगा बिना सॉल्व किए? 60 से, ठीक है ना? और कितना होगा ये बताओ? 50√2। 50√2? क्या बात करो, 90 के लिए होता है 50√2। 50√3। 50√3 60 के लिए आता है, याद कराया था उस दिन। अगर दो वेक्टर सेम है x और x, आंसर क्या आता है? 50 आएगा। 2x। अगर वो 60 डिग्री पर है तो क्या आता है? x√3। 90 डिग्री पर है तो क्या आता है? x√2। 120 डिग्री पर है तो क्या आता है? एक्स। x ही आता है। याद आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना? तो इसका मतलब 50 ए और सी का आंसर क्या आ गया? कितना? 50। अब 50 और 30 के बीच एंगल कितना बचा? तो अब फॉर्मूला लगा पाएंगे ना? समझ आया या नहीं बताएं? क्लियर है? अब सॉल्व करने के लिए ये 30 बचा और ये रिजल्ट 50 बचा, और इनके बीच का एंगल 30। तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 30 50 इंटू कॉस 30। बताइए आप लोग, समझ आया या नहीं? Yes, थ्री sir. फोर्सेस में आपको कॉमन सेंस, अपना जो नॉलेज है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई? समझा या नहीं? ओके। हाँ sir. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि फाइनल जो है 30 वाला और 50 जो आया वो उनका रिजल्टेंट कहाँ पर रहेगा, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को एक और टेक्निक से सॉल्व करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग मेथड। मैंने बताया था ना कि 3 वेक्टर के केस में हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी, क्या? रिजॉल्विंग टेक्निक। समझे इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, एक वर्टिकल वेक्टर है, तो अगर इस एंगल वाले को भी हॉरिजॉन्टल वेक्टर में कर लिया तो जल्दी हो जाएगा ना? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ड्यू टू दिस 120 एंड ड्यू टू दिस इक्वल, ये वाला मेथड इजी पड़ रहा था क्या? 50 और 50 का रिजल्ट क्या निकाल लिया? 50। लेकिन चलो अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, ये आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, देखें। चलो बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या आप 30-50 पिक करेंगे? नहीं, नहीं। क्यों नहीं करेंगे यार? क्योंकि जो एंगल आने वाला है वो बहुत अलग आएगा। फिक्स वैल्यू आएगी क्या भाई? आराम से, एंगल की कोई फिक्स वैल्यू आएगी क्या? नहीं, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर दोबारा 100 के साथ कैसे सॉल्व कर पाओगे? कर पाओगे क्या? No, sir. नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, व्हेन वी थिंक अबाउट मोर देन टू फोर्सेस, क्या? मोर देन टू फोर्सेस, वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन द फॉर्मूला। समझ में आया ना? 2-3 चीजें ध्यान देनी है। नंबर 1, फॉर्मूला तो ध्यान देना है।
साथ में कॉमन सेंस भी ध्यान देते जाना है कि ऐसे पेयर मत ले लो क्या कि जिनमें बाद में अल्फा निकालना टफ हो जाए। समझ आया ना? yes sir, अच्छा, नंबर 3, अगर नहीं कुछ काम बने तो जरा एक बार जरूर सोचो किसके बारे में, रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर ऑलरेडी आई में है, अब कोई और वेक्टर आई वगैरह में आ गया या माइनस आई में आ गया तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना। तो किसके रेजोल्यूशन कर लेने चाहिए हमें? 100 वाले के। टेक्निक समझ आई या नहीं? इसको आप 50 और 100 का पेयर लेके भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अल्फा नहीं आएगा ना ढंग का, और जब अल्फा नहीं आएगा तब पता नहीं चलेगा कि 30 के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये बात समझ आई या नहीं? हाँ सर समझ आया। तो बिना मतलब फॉर्मूला मत लगाते रहना, बिना मतलब कॉमन सेंस भी मत लगाते रहना कौन सा पेयर करना है। नहीं, इस इंस्टेंट पे पेयर से काम नहीं बनेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन। तो चलो 100 के कर देते हैं रेजोल्यूशन। 100 का एक रेजोल्यूशन आएगा इधर और दूसरा इधर। एंगल कितना है ये? 60। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 100 बताओ। cos 100 cos 60 कितना होता है? cos 60 60 1/2. 1/2, ये आया 50। अब y में क्या आएगा? sin 60, मतलब 100 इंटू √3/2। तो चलो अब मैं इन सबको बना लेता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने हटा दिया ना, इसके जगह पे ही तो वो दो वेक्टर्स रखे ना। तो देखो फाइनल वेक्टर कितना है? ये 50, ये 50, ये 50 √3 और ये 30। बताओ, 4 कर दिए। 3 वेक्टर के जगह मैंने क्या कर दिया? इनको 4 में ले आया। अब देखो कितना इजी हो गया सॉल्व करना। ये 50 और 50 Cancel. कैंसिल, क्या आएगा फाइनल वेक्टर? 50 √3 plus 30. ये 30 प्लस, हाँ ठीक है सही है, 50 √3। और एंगल क्या आएगा? Zero. ए 0 मतलब क्या होता है भाई? 0 क्यों आया? North. रिजल्टेंट फाइनल किसकी तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ। अगर पूछेगा कि बताओ 50 से एंगल कितना होगा, तो कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो यार ये तीनों चीजें समझ आई कि नहीं? मोर देन 2 फोर्सेस में आपको पूरा दिमाग ओपन करके रखना होता है, और ये रेजोल्यूशन टेक्निक काफी काम में आ जाती है। बताइए समझ में आई या नहीं? क्यों इस क्वेश्चन को हम ना हाँ तो सर, समझ फॉर्मूला में से आया। सॉल्व कर सकते हैं ना ही कॉमन सेंस से। फॉर्मूला कॉमन सेंस ये सब तब काम करते हैं जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो एंगल निकालना टफ हो जाता है। तब डेफिनेटली फाइनल हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा? रेजोल्यूशन टेक्निक। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो ये था हमारा कि अगर Yes, मल्टीपल sir. फोर्सेस हैं तो हमें कैसे अप्रोच करना है। शीट में क्वेश्चंस हैं इसके, तो आप सब लोग सॉल्व करेंगे। अगर डाउट रहेगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं शीट पोस्ट करूंगा, आपको फर्स्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा। आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखें। अभी बात आती है क्या प्लेनर एंड नॉन प्लेनर की। किनकी बात आती है? Planar or not planar? प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। ये क्या चीजें होती हैं? देखिए प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या चीजें होती हैं। मतलब अगर कोई भी चीज एक ही प्लेन पे है तो वो प्लेनर बन जाती है, और अगर उससे कोई दूसरे प्लेन पे है तो नॉन प्लेनर बन जाती है। मतलब जैसे मैं बात करूं आई कैप, ये एक प्लेन में होगा। किस प्लेन में होगा? अगर मैं आई जे के इधर लिख दूं तो डेफिनेटली आई यहाँ है ना, तो ये सारे प्लेन में आ सकता है। क्यों? प्लेन मतलब समझना, एक तो ऐसा प्लेन आई कैप इसमें भी आ सकता है, एक ऐसा प्लेन आई कैप इसमें भी आ सकता है। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि आई कैप कहाँ कहाँ पर आ सकता है? तो ये हुआ उसका प्लेन। अब सोचो मैंने लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप, तो डेफिनेटली ये कहाँ रहेगा? इधर ना। तो ये किस प्लेन में आएगा? इस प्लेन में आएगा ना। क्या अब ये जेड वाले प्लेन पे आ सकता है क्या? ये
नहीं नहीं, फिक्स हो गया उसका प्लेन। तो इसे बोलते हैं चीजें प्लेनर या नॉन प्लेनर होना। ठीक, मतलब बेसिकली ये कि एक सरफेस पे अगर वो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर इज लाइक अ पेन, सो अगर मेरे पाम पे ये सेट हो जा रहा है तो मतलब ये पाम उसका हो गया प्लेन। अभी ये वेक्टर एंगल बना रहा है ऐसा, तो ये उसका प्लेन नहीं होगा ना। अब प्लेन कैसा होगा? ऐसा। प्लेन मींस एक सरफेस कंटेनिंग दैट वेक्टर। ओके ना? Okay, Yes, sir. ओके। अब मैंने पूछा कि बताओ मुझे मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए अगर मुझे मुझे एक प्लेन पे रिजल्टेंट क्या लेके आना है? 0। 0 बहुत ही सिंपल सी बात है। एक वेक्टर ये है, अगर मैं इसके अपोजिट लगा दूं इसी प्लेन में तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0 तो मतलब मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? 2 vectors. 2 वेक्टर चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि अगर नॉन प्लेनर ढूंढो तो फिर ये दूसरा पिक कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं आपको कोई दूसरे प्लेन में चाहिए होगा। तो चलो मैंने मान लिया कि ये एक्स आई कैप है, दूसरा मैंने क्या ले लिया? जे कैप। ठीक अब मुझे इन दोनों को कैंसिल करना है, तो इन दोनों का एक रिजल्ट होगा, ये हो गया रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किस प्लेन में होगा? जहां पर एक्स है वाई है वहीं तो होगा ना। है सर। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो x है हमारे पास और y है और ये हो गया उसका रिजल्टेंट। तो सोचो अगर मैं इस रिजल्ट के जस्ट अपोजिट एक थर्ड वेक्टर लगा देता तो आंसर क्या आ जाता? 0। तो मतलब एक वेक्टर हुआ x, एक वेक्टर हुआ y और एक वेक्टर में कुछ z लगा दूं, कहाँ लगा दूं? किसके अपोजिट? r के अपोजिट, तो आंसर 0 आ जाएगा। बट आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? r जिस प्लेन में है उसी प्लेन पे लगाना पड़ेगा ना। Yes. जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसा होना चाहिए? नॉन प्लेनर। तो मतलब इवन 3 वेक्टर्स कैन नॉट मेक अ रिजल्टेंट 0। अगर क्वेश्चन में दिया है क्या? Non-planar. नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर के लिए कितने चाहिए होंगे? एक और चाहिए होगा, 4 वेक्टर चाहिए होंगे। क्यों? मान लो एक क्या है? आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा क्या मान लो? के कैप। तो इनका जो ठीक है। रिजल्ट आएगा वो बीच में कहीं पे आएगा। क्या वो आई जे किसी एक के प्लेन में होगा क्या? नहीं, टोटली डिफरेंट प्लेन में होगा। तो अगर आप उसके अपोजिट एक लगा देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0। 0 आई अपना अलग प्लेन, जे अपना अलग प्लेन, के अपना अलग प्लेन, इनका रिजल्टेंट अपना अलग प्लेन में है, तो इसलिए उसका अपोजिट वेक्टर भी क्या आएगा? एक अलग ही प्लेन पे आएगा। तो अगर नॉन प्लेनर में आपको 0 लाना है तो मिनिमम कितने चाहिए? 4। 4 क्लियर है ना? तो हाँ ये sir. थोड़ी सी प्लेनर और नॉन प्लेनर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शीट में। टेंशन नहीं लेना, अपन शीट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि प्लेनर वर्ड और नॉन प्लेनर वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर। ओके। ओके सर हाँ, सर मतलब वो इमेजिन नहीं हो रहा कि वो तीनों अलग प्लेन में कैसे थे सर, वो दो तो एक ही प्लेन में लग रहे हैं। अरे वो लग रहे हैं, आई जे के नहीं जानते हो? ऐसे अगर मैं ये राइट हैंड रूल देखूं, इस तरीके से इसे इमेजिन करूं, तो क्या होगा आपको? ये आई है, ये जे है, ये के है, ये तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे ना। ठीक है, ये आई का अपना अलग प्लेन होगा, जे का अपना अलग प्लेन होगा, के का अपना अलग प्लेन होगा ना। उसे मैथ में ड्रॉ ऐसे करते हैं, इस फॉर्मेट में आई जे के को ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये आई, ये जे और के को ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना? ये ऐसे सेट बना रहे होते हैं, ये एक इस प्लेन में है, ये एक इस प्लेन में है और ये एक परपेंडिकुलर अप है। ठीक है। ठीक है सर। श्रावणी पूछें। सर हम ये आई जे और के जो तीनों वेक्टर्स है इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे फिर? हाँ, इनका रिजल्टेंट होगा आई प्लस जे प्लस के। मतलब इनका रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? तीनों के मिक्स प्लेन पर होगा।
इसे फील करने का ट्राई करते हैं कि ये कहाँ पर होगा। देखना ये कहाँ पर होगा, इसकी एक टेक्निक भी है, मैं आगे जाके सिखाने वाला हूँ, बट मैं फील कराऊँ अगर तो समझना। आई और जे का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रुको ऐसे नहीं समझ आएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ पहले आपको ये क्यूब इमेजिन करना है। ये क्यूब समझ आ रहा है? हाँ सर। अब देखना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। यहाँ तक क्लियर है? अब आई और जे का कंपोनेंट किस प्लेन में होगा? क्यूब के इस सरफेस में होगा जो बैक हैंड पे है। यस सर। ये सबको समझा? इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ पर कहीं पर होगा। अब समझना इस वाले का और जेड वाले का जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्लेन में होगा ना, इस प्लेन में। ये ब्लैक कलर का जो ड्रॉ किया, ये समझ आया कि नहीं? स्लैंट प्लेन होगा एक जो डायगोनल की तरफ जाएगा, ऐसा स्लैंट, समझ आया ना? तो हाँ सर। इसका और इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में यहाँ पर आएगा ऐसे, ये स्लैंट वाले में। क्लियर ना? तो हमें इसके अपोजिट में अगर लगा दिया तो काम बन जाएगा। तो देखो सबके प्लेन अलग अलग है, आई जे ये सब अलग है, इनके रिजल्टेंट का ये ब्लैक वाला प्लेन है। ओके ना यार, बताए क्लियर है? हाँ सर, यस क्लियर। सर। हाँ ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रैंडम 4 फोर्सेस लेके भी जीरो कर सकते हो। एक इस प्लेन में लिया, एक इस प्लेन में लिया, फिर इनका रिजल्ट कुछ लिया, तो वो एक अकेले सेम प्लेन में होगा, तो आपको कहीं अपोजिट एक प्लेन पे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने पिक कर लिए आई जे के। चले प्लेनर वाली बातें क्लियर है? प्लेनर, नॉन प्लेनर। अच्छा, रिजॉल्विंग टेक्निक भी समझ आ गई थी अभी जस्ट जो समझाया कि कई बार मल्टीपल वेक्टर में आपको रिजॉल्विंग टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज देखो ये मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए। सपोज ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर एक्स है और ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है सबके सब? 120। अब बताओ रिजल्ट निकालने के लिए क्या पिक करूं, पहले किन दो को पिक करूं? वैसे डायरेक्ट ही पता है, अगर 120 पर दो इक्वल वेक्टर का रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा? एक्स। एक्स, मतलब जो वेक्टर है वही आएगा। एग्जैक्टली तो अगर एक्स है तो एक्स आ गया, तो ये दो सॉल्व हो के आंसर क्या है? एक्स। अब ये एक्स और इस एक्स के साथ सॉल्व करके क्या आएगा? 0। 0। तो अगर 3 इक्वल वेक्टर लगे हुए हैं 120 पे तो आंसर क्या आएगा? 0. 0। बट ये तीनों प्लेनर हैं यार, समझ आ रहा है? तो इसका आंसर 3 नहीं होगा कि नॉन प्लेनर में मिनिमम कितने चाहिए। नॉन प्लेनर में 0 करने के लिए मिनिमम 4 चाहिए। प्लेनर में 2 से भी काम बन जाता है और 3 से भी काम बन जाता है। ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पर मैंने देखा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट 120। तो हमने तीनों को देखा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया? ये और उसका जस्ट अपोजिट एक लगा था, तो आंसर फाइनल क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखें 5 इक्वल वेक्टर लगे हुए हैं, मतलब 5 इक्वल वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ऑल फोर्सेस आर इक्वी एंगल। तो टोटल एंगल हमारे पास होता है 360, उसमें कितने वेक्टर चाहिए? 5। तो कितना एंगल आएगा हमारे पास? 72। 72। तो 72 पर हमें जो है वेक्टर्स चाहिए। तो अब बताओ क्या 72 एंगल सॉल्व कर पाओगे क्या आप लोग? नहीं ना? नहीं। तो इसके लिए अपन को एक नया लॉजिक याद रखना पड़ेगा, और ये एज अ इम्पोर्टेंट केस है। क्या समझना, किसी भी पॉइंट पे n नंबर ऑफ फोर्सेस बट ऑल इक्वी एंगल्ड है अगर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? 0। ठीक है, देखो करके दिखाते हैं। ये पहले 2 फोर्सेस लूंगा, सोचो 2 फोर्सेस इक्वी एंगल्ड है एक पॉइंट पर, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है?
180 ना, इक्की एंगल मतलब यार कि 360 एंगल है, उसको कितने में डिवाइड करना है? 2 में, तो कितना एंगल आएगा? तो 180 180। 3 में डिवाइड करना है, कितना एंगल आएगा? 120 120 वाला भी 120 देखा था ना, आंसर क्या आता है? हाँ सर, 0। 0। हाँ 0 कितना आएगा 360/4? 90 डिग्री। 90 ये तो दिख ही रहा है, डेफिनेटली इसका आंसर क्या है? 0 0 अब पेंटागन 0 दिखता नहीं है, बट मैं पेंटागन की जगह आपको हेक्सागन दिखाता हूँ। जब एंगल कितना हो इनके बीच का? 60। 60। तो 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 5 6, देखो सब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है 0 ना? आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 0। सो डेफिनेटली 0 पेंटागन में समझ पाना थोड़ा सा टफ है, बट अब हमने बाय द लॉजिक लर्न कर ली ये चीज कि पेंटागन में भी क्या आंसर क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। तो ये थ्योरम हमने ऐसे लर्न कर ली। रीड करो यार इसे। बताएं, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? सो ये चीज थी हमारी, ये हमारा एज अ नया कॉन्सेप्ट था। तो ये काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि अगर फोर्सेस क्या है, मोर देन 2 है। सबको क्लियर रहेगा, मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। अगर मोर देन 2 फोर्सेस हैं तो क्या करना होता है? पहले चेक करो नॉर्मल फार्मूला काम कर रहा है या नहीं, बट रैंडमली फार्मूला नहीं यूज करना, साथ में क्या लगाते चलना है? कॉमन सेंस। कि किन दो को सबसे पहले पिक करना है, तो किन दो को सबसे पहले पिक करना है? इक्वल। इक्वल वालों को। थर्ड बताया कि अगर किसी से सही अल्फा नहीं आ रहा है तो कौन सी टेक्निक यूज करो? resolution रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। Resolution किसी एक के कंपोनेंट वगैरह कर दो। और अभी जस्ट एक फोर्थ देखा, क्या देखा अभी फोर्थ? कि अगर इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या आता है? 0 0। तो बताएं, क्लैरिटी रहेगी मोर देन 2 फोर्सेस के लिए? सर यस सर। क्या पूछें? सर मतलब वो इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो फिर वो मतलब प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए वैलिड है ना? ना 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 ना, सिर्फ प्लेनर के लिए वैलिड है। सॉरी माय मिस्टेक, और क्लियर होना चाहिए मुझे। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? प्लेनर के लिए। Planar। मतलब अगर मैं नॉन प्लेनर वेक्टर ले लूं 120 डिग्री पर, कितने, तो इनका रिजल्टेंट 0 जरूरी नहीं है। अब नॉन प्लेनर यार देखो, फिर से वही बात है, नॉन प्लेनर एक्चुअली हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, बट फिर भी नॉन प्लेनर को बार बार मुझे फील कराने के लिए क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट क्यूब समझ पाना थोड़ा सा टफ है। क्यूब से क्या है, हमारा रेफरेंस सेट हो जाता है कि क्या चल क्या रहा है। तो ये हुआ एक प्लेन और ये जेड वाला एक प्लेन, ये समझा? हाँ सर। अब मैं देखता हूँ क्यूब पे आपको 120 पिक करके दिखाता हूँ। तो क्यूब पे अगर आप 120 के बारे में सोचेंगे तो देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर ले लिया मैंने ये, ठीक, तो एक वेक्टर इस प्लेन पे हो सकता है ना, जो कि इससे 120 डिग्री बनाए, हाँ सर। इस तरफ, ठीक है। और एक ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है ना, किस तरफ? जेड की तरफ। ये उल्टा हुआ, ये जेड की तरफ, ऐसे जेड और एक्स के नीचे। तो बात ये है कि जब प्लेनर होते हैं तब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर ऐसे कर दिया और इनके बीच एंगल 120 कर दिया तो कैंसिल होंगे ही नहीं वो। इसको मैं और बेटर फील पे अगर बताऊं, ये क्यूब से भी क्लैरिटी नहीं हो रही है, अगर मैं बताऊं ऐसे करके, सपोज मैंने ये फिक्स किया हुआ है कि ये मेरे पास 90 डिग्री के सेटअप है 3, ठीक है। अब सोचो एक वेक्टर हो जाए इस पे ऐसा 120 डिग्री वाला, ठीक, और एक इस प्लेन पे 120 डिग्री होगा। तो बेसिकली इनके कंपोनेंट कब कैंसिल करते हैं एक दूसरे को? जब एक प्लेन में होंगे। जब इस प्लेन में है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्ट आएगा इसी प्लेन में, और ये कैंसिल कर देगा इसे। सोचो ये वाला वेक्टर अगर इन दोनों के प्लेन में ही नहीं है तो इसे कैंसिल कर पाएगा क्या?
नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मिनिमम 4 फोर्सेस चाहिए जीरो करने के लिए। तो ये जो जीरो की कंडीशन है ये प्लेनर के लिए ही वैलिड है। ओके यस सर। सर तो हाँ सर ये तीनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा क्या वो इन तीनों से परपेंडिकुलर रहेगा? अगर नॉन प्लेनर है तो रहेगा। मतलब सोचो मैंने एक ये एक्सिस ले ली और इससे ऐसे 3 120 डिग्री वाले ऐसे 3D में बना लिए, ऐसे ट्राइपॉड। ट्राइपॉड जानते हो आप? ट्राइपॉड में इनडायरेक्टली ये सारे एंगल किस पे रहते हैं? 120 पे। तो अगर 3 इक्वल वेक्टर इक्वी एंगल्ड हैं बट तीनों डिफरेंट प्लेन में है तो क्या होगा? इन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे और इन सब के वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे वो तो ऐसा ही ट्राई पेयर बनाने लगेंगे ना एक प्लेन में, और इनका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा तो इनका ये जो प्लेनर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। मतलब ये कंक्लूजन दे सकता हूं कि अगर 3 वेक्टर्स है, कैसे हैं ये? नॉन प्लेनर बट इक्वी एंगल्ड, तो इनका एक प्लेनर कंपोनेंट, क्या प्लेनर कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा? जीरो। और एक प्लेनर कंपोनेंट वो क्या होगा? उस इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आएगा। तो इट इज लाइक थिंकिंग लाइक कि एक वेक्टर था, मैंने इसके 2 कंपोनेंट किए थे, एक ये और एक ये। तो सोचो 3 वेक्टर्स हैं ऐसे, उनके जो कंपोनेंट इस प्लेन में आने वाले हैं वो सब मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो। और जो इस प्लेन में आएंगे वो सब मिलके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट किस तरफ आ जाएगा? इधर। बट मैं फिर वही बता रहा हूँ कि फिजिक्स में इतनी ज्यादा 3D वेक्टर यूज होती नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना माइंड पे कि नहीं मतलब समझ नहीं आया या क्लैरिटी नहीं है। टेंशन नहीं लेना, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं एक प्लेन में ब्लैक वेक्टर है, ब्लैक वेक्टर के मैंने 2 कंपोनेंट किए, वैसे ही अगर नॉन प्लेनर वेक्टर्स हैं ऐसे रैंडम ट्राइपॉड टाइप में, कैसे ट्राइपॉड टाइप में, तो उनका जो एक कंपोनेंट इस प्लेन में आएगा वो प्लेनर हो जाएंगे, तीनों कैंसिल कर देंगे, और जो इस प्लेन में आएंगे वो तीनों ऐड हो जाएंगे, नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। 3D वेक्टर ज्यादा इतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ मैथमेटिकली ही पूछा जाता है 3D वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लामीज थ्योरम। इंपॉर्टेंट है यार ये, लामीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है। देखें लामीज थ्योरम किस टाइप की है अगर मैं बताऊं तो लामीज थ्योरम है, अभी मैंने बताया कि 3 फोर्सेस हैं, इनका क्या निकालना है मुझे? रिजल्टेंट। ठीक है, लामीज थ्योरम कब काम करती है? जब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो। तो लामीज थ्योरम का एप्लीकेशन तभी होगा जब क्वेश्चन में कहेगा कि ऑब्जेक्ट को नेट फोर्स क्या फील हो रहा है? जीरो। ये ऑल ऑब्जेक्ट कैसा है? बैलेंस स्टेट में। बैलेंस मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो लामीज थ्योरम कब काम आती है? जब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो? जीरो। तो मैं अब मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई जेड या ए बी सी इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? जीरो। तो लामीज थ्योरम एक ऐसा सिंपल आइडिया है कि अगर आपको ए पता है तो आप बी और सी फाइंड कर सकते हो। समझ आया क्या है लामीज थ्योरम? हाँ सर। अच्छा, तो चलो इसे थोड़ा सा पहले कॉमन सेंस से समझते हैं, फिर लामीज थ्योरम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस से समझना मतलब क्या है आप फील करेंगे इधर। सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन
ये हमें पता नहीं है। इसका एंगल कुछ तो 45 डिग्री है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि क्या इनका रिजल्टेंट जीरो लेके आना है, तब इस फोर्स की वैल्यू बताओ। अननोन फोर्स F। तो बताए विदाउट लामीज थ्योरम अगर आपको सिंपल वेक्टर से सॉल्व करना है तो बताओ क्या टेक्निक होगी? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? अगर मुझे इन तीनों फोर्सेस का नेट जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? 45 की जगह 30 ले लेते हैं यार। ये मान लीजिए एंगल भी नहीं देता, चलो एंगल भी थीटा दे दिया, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, एफ भी फाइंड कर सकते हैं। कोई बताएगा कैसे? तो हमारे पास कुछ गिने चुने पैटर्न ही है। अगर ये तीन फोर्सेस दिए हैं, मतलब मोर देन टू फोर्सेस का क्वेश्चन है, तो इधर हम फॉर्मूले का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यहाँ तो निकाल लोगे, बट क्या ये एंगल फिक्स आएगा क्या? नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है आपको समझ पाना। ठीक, तो कौन सी टेक्निक यूज कर दें? सॉल्यूशन। किसके रिजॉल्व कर दें? इस एफ के। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? अगर फाइनल आंसर जीरो आ रहा है तो क्या होना चाहिए? ये वेक्टर किसे बैलेंस करेगा? इसको। और ये वाला वेक्टर किसे बैलेंस करेगा? ये 20 को। समझा है नहीं? हाँ सर। मतलब f cos थीटा किसके बराबर होगा और f sin थीटा किसके बराबर होगा? कोई डाउट क्या यहाँ तक? नो सर। नो सर। मुझे थीटा चाहिए, f को नहीं हटाना सर। है, तो दोनों को क्या कर देना चाहिए? डिवाइड। डिवाइड। तो tan थीटा का आंसर क्या आ जाएगा? 2/1 मतलब 2। कोई डाउट क्या? अब सोचो मुझे tan नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? f चाहिए। क्या करूं? बताएं क्या कर सकते हैं? ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्विंग टेक्निक है बेटा, कि अगर ऐसे f sin थीटा और f cos थीटा दिया है तो f कैसे निकालते हैं? तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं। क्या होता है ये? 1 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना, तो f स्क्वायर कितना आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। इस तरफ क्या आएगा? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 20। समझ में आया f कैसे निकला और 10 कैसे निकला? हाँ लेकिन सर। ये एक लेंदी प्रोसीजर हो गया। क्या हो गया? एक लेंदी प्रोसीजर हो गया। इसके जगह पर ही हम क्या यूज करते हैं? लामीज थ्योरम। तो वो तुरंत एक मिनट में आंसर आ जाता है। समझा कि नहीं? सबसे पहले बताओ लामीज थ्योरम कब यूज करनी होती है? जब ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो होता है। यस। सो लामीज थ्योरम कब यूज की जाती है? इट इज यूज्ड व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, और क्वेश्चन में कहता है थ्री वेक्टर्स आर बैलेंस्ड। अब देखिए क्या है लामी थ्योरम और क्यों इससे आंसर तुरंत आ जाने वाला है। देखिए, लामीज थ्योरम इज लाइक अ साइन रूल। थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। किसी को याद है एक ट्रायंगल में साइन रूल क्या होता है? अगर ये A है, ये B है, ये C है, इनके सामने की साइड CAB है, तो क्या होता है साइन रूल? वेरी गुड। साइन एंगल A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B/B। लाइकवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज कर सकते हैं लामीज थ्योरम में। अगर तीन वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल होंगे। तो हमने बोला कि ये F1 है, तो इसके सामने वाले एंगल को क्या बोलेंगे? sin थीटा। θ1। हाँ, साइन थीटा। और F2 के सामने वाले को θ2। इसके सामने वाले को 3 θ3। और इनके रेशियो हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? F1 अपॉन साइन थीटा, या उल्टा भी लिख सकते हो, साइन थीटा 1 F1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 F2।
ठीक है ना? तो F1 F2 पिक कर सकते हो या फिर हाँ सर, F2 F3 पिक कर सकते हो या फिर F1 F3. F3। तो देखें प्रीवियस वाला क्वेश्चन लामीज थ्योरम से यूज करने का ट्राई करते, तो देखना मैं ड्रॉ करता हूँ। ये कितना था 10, 10, ये 20 और 20, ये 20 थीटा unknown. अननोन। चलो लगा देते हैं लामीज थ्योरम। किसको किसको लगाऊं? 1 2 F, कोई दो पिक कर सकता हूँ। F फाइंड करना है ना, तो किसे पिक करूं? 10 or 20. F और 20 को पिक कर लेता हूँ। तो F अपॉन कौन सा एंगल होगा? F के अपोजिट कौन सा एंगल है? 90 90 डिग्री इज इक्वल टू 20 बाई 20 के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये कितना है देख के बताओ। 1, अगर ये थीटा है तो 120 120. 120 नहीं है। थीटा मैंने 60 कहा क्या? नहीं, ये टोटल लाइन 180 होती है, तो ये कितना होगा? 180 अब बताओ साइन 180 से करने में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा है? 20 बाई साइन थीटा। अब देखो दो अननोन है यार। F इज इक्वल टू क्या आ गया? 20 बाई साइन थीटा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लामीज थ्योरम ज्यादा काम में नहीं आ रही, क्योंकि क्या नहीं गिवन? थीटा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि कब रेजोल्यूशन से काम बेटर बनेगा और कब लामीज थ्योरम से। लामीज थ्योरम सबसे बेनिफिशियल तब होती है जब सारे एंगल गिवन होते हैं। क्या ऑल एंगल क्या होते हैं? गिवन। तब लामीज थ्योरम सबसे बेस्ट होती है। तो बेसिकली लामीज थ्योरम से अननोन फोर्सेस निकाले जाते हैं। अननोन एंगल निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, 2 स्टेप करना पड़ता है। जैसे अभी एक इक्वेशन बनी, फिर एक बार किसके साथ इक्वेशन बनाओ? 10 के साथ, ठीक है? तो चले फिर से बताएं, लामीज थ्योरम नंबर 1 कब यूज करते हैं? जब नेट फोर्स 0. कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 3 वेक्टर्स। नंबर 2 इजी कब पड़ता है? जब क्या गिवन हो? All angles. ऑल एंगल्स गिवन हो, तब इजी पड़ता है। तो चले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अननोन फोर्सेस F1 एंड F2, द नेट फोर्सेस एट द गिवन पॉइंट इज 0। तो देखो अननोन फोर्सेस है F1 F2, जबकि एंगल सारे गिवन है। ये 30, ये 60, तो ये कितना बचा? 90। अब लामीज थ्योरम लगा दें। चलो बताओ इसमें लामीज थ्योरम क्या बनेगी? F1 फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा? F1 अपॉन साइन कितना? sin 90 अरे F1 के अपोजिट का एंगल। sin 60 अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? Sin 150. हाँ, इधर F1 ये है बेटा, ये दो फोर्सेस हैं, ये हुआ ना F1 का अपोजिट एंगल। क्लियर या नहीं? तो ये 90 और ये 60 है, टोटल कितना हुआ? 150. 150। और 150 निकालना है तो बताया था ना, अगर यहाँ से 150 है तो यहाँ से 30। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। मतलब F1 पे अपॉन क्या आएगा? 1/2। अब यार अगर F2 पिक कर लोगे तो दो अननोन हो जाएंगे ना, किसे पिक करना चाहिए? F3 50 50 अपॉन साइन 90 90। साइन 90 हुआ 1, तो ये 2 ऊपर जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो टोटल F1 कितना आ गया? 25। समझा या नहीं लामीज थ्योरम? Yes, sir. अब जब F2 फाइंड करना है तब क्या हो जाएगा? F2 के अपोजिट कितना एंगल है? 120 120। तो अब हो गया 120। साइन 120 मतलब 60 जितना, रूट 3/2। क्लियर या नहीं? हाँ सर आंसर कितना आ जाएगा F1 का? 25√3। तो बताएं यार लामीज थ्योरम का यूज समझ में आया या नहीं? हाँ सर. Yes, sir.
जब सारे एंगल दिया होगा तो बेस्ट है कि आप लामीज थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। यस कुछ छोटे छोटे से वर्ड है, उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वर्ड यूज होता है इक्वल वेक्टर। यार वेक्टर कब इक्वल होते हैं समझें, जैसे मैथ में होता है ना कि 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 ही हो सकता है ना, बाकी कोई नंबर तो इसके जैसा है नहीं। तो वेक्टर इक्वल का मतलब होता है क्या क्या चीज इक्वल होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इसका मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्या होगा, इक्वल। तो मैंने बात की कि कोई एक वेक्टर लिखा A1 और उसके कंपोनेंट्स क्या है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। कोई दूसरा वेक्टर क्या है, B। तो क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि A और B वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल, इक्वल, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ये I के साथ A1 है और ये B1 है, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल, A1 भी इक्वल होना चाहिए, A2 भी इक्वल होना चाहिए और A3 भी। समझ आया कि नहीं, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, यस सर, सब एग्जैक्ट Yes, sir. डिट्टो वही वेक्टर होगा तभी इक्वल होगा। बट पैरेलल वेक्टर समझते हैं यार, पैरेलल वेक्टर ये क्या होता है। पैरेलल अगर है मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्या, नहीं, क्या चीज सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है, क्या डायरेक्शन सेम मतलब दिखना तो थोड़ा वैसा ही चाहिए। सोचो एक है I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई किया तो बदल जाएगी डायरेक्शन, लेकिन अगर आपने नंबर का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ क्या बदल रहा होगा वहां पर, नंबर, मैग्नीट्यूड बदलेगा, जबकि डायरेक्शन तो उसकी वही आएगी जो आ रही होती है। तो पैरेलल वेक्टर की खास बात होती है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन सेम रहेगी। और मैग्नीट्यूड कैसे डिफरेंट होगा, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या होगा, n टाइम्स ऑफ ए हो सकता है। n क्या है, एक नंबर। इसका मतलब यह है कि जब आप I J के किसी का भी रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आप एक बार में अलग अलग नंबर थोड़े ना मल्टीप्लाई कराओगे, पूरे बी में ही किसका मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर का होगा ना। तो पैरेलल वेक्टर अगर सॉल्व करना है तो क्या कंडीशन होती है, कोफिशिएंट के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझा या नहीं, हाँ सर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हाँ 2 सर, I समझ कैप माइनस 3 J कैप प्लस K कैप और यहाँ पर है 8 I कैप माइनस 10 J कैप प्लस 4 K कैप, बताओ ये पैरेलल है या नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्या गड़बड़ हो रही है, रेशियो फिक्स नहीं है। रेशियो डिफरेंट, रेशियो फिक्स नहीं है। सो व्हाट शुड बी एडेड हियर सो दैट दिस बिकम्स पैरेलल टू A, बताओ क्या आंसर होगा, -2 माइनस 2J कैप। -2। यार सही है, सुजेता। समझ में आ गया क्या तुम लोग को, एक्सपेक्टेड तो नहीं था यार, पक्का समझ आ गया। हाँ हाँ रेशियो। सर। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। होगा ये कि अगर मुझे पैरेलल करने हैं तो इनके रेशियो क्या होने चाहिए, सेम। तो 2/8 रेशियो क्या है, 1/4। 1/4, ये ऑलरेडी 1/4 है, तो जब दो लोग 1/4 मिल गए हैं तो डेफिनेटली तीसरे को 1/4 करवा दो, ठीक है ना। तो इसे 1/4 होने के लिए कितना भी चाहिए, -2J। क्लियर है, यस सर। ओके। तो पैरेलल वेक्टर भी क्लियर है। सो अभी हमें पता चला इक्वल वेक्टर, हमें पता चला पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए, परपेंडिकुलर शो करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारा होगा परपेंडिकुलर। बट परपेंडिकुलर एक बेसिक टेक्निक से नहीं समझ में आएगी, एडिशन वगैरह से परपेंडिकुलर को जस्टिफाई करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। कंपोनेंट मेथड ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, 3 वेक्टर्स का कंपोनेंट मेथड, समझे। एक बार इसे कंपोनेंट मेथड को पहले समझ लेते हैं।
कंपोनेंट मेथड क्या है, फिर से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो ये 3 वेक्टर नहीं है, ये 2 ही वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है P और ये एक वेक्टर है Q, बट इनका रिजल्टेंट किधर जा रहा है Y की तरफ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के रिजल्ट में X क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो वैसा तभी हो सकता है ना कि जब इसके कंपोनेंट ने इसके X को क्या कर दिया हो, कैंसिल। इसलिए क्या ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्या, नहीं, मतलब कर सकते हैं फॉर्मूले से बट टाइम लगेगा। उससे बेटर कॉमन सेंस है कि अगर रिजल्टेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो पक्का ये वाली डायरेक्शन क्या हुई होगी, कैंसिल। मतलब अगर मैं मानूं कि ये एंगल कितना है, थीटा, तो डेफिनेटली यू कॉस थीटा किसके बराबर रहा होगा, P cos theta. पी कॉस थीटा, तभी दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब फिर बचा कितना, सिर्फ Q sin theta. तो वही क्या बन गया होगा, रिजल्टेंट। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया कि P ने बैलेंस किया होगा किसे, क्यों, कॉस थीटा को, और रिजल्टेंट खुद बन गया होगा क्या, क्यों, साइन थीटा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मेथड है, बस ये मैं बता रहा हूं कि हम अपने नॉलेज को डिफरेंट जगह पर यूज कर रहे हैं। ये 3 वेक्टर का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन 2 वेक्टर का ही था। मैं सिर्फ अपना कंपोनेंट वाला लॉजिक यहाँ पर यूज करना आपको सिखा रहा था। बताएं बात समझ आई कि नहीं। कब हम इवन 2 वेक्टर में भी कंपोनेंट का लॉजिक लगा सकते हैं। बोल रहा है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ने दोनों क्या कर दिया है, Cancel कैंसिल कर दिया। तो जब भी अगर ऐसे 90 डिग्री पर रिजल्ट आ रहा है तो जरूरी है कि ये कंपोनेंट का भी ध्यान दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। ठीक है ना। तो ठीक है, हाँ सर। अभी वेक्टर में सिर्फ लास्ट चीज बची हुई है क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन काफी स्मार्ट होता है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आप स्केलर भी ला सकते हो और वेक्टर भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए यूजुअली हम सिंबल क्या यूज करते हैं। सपोज मुझे x और y का मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिखूंगा x इंटू वाई, या फिर मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे। तो हमने 2 सिंबल अडॉप्ट कर लिए। जब हमें आंसर स्केलर चाहिए होगा तब हम सिंबल क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का, डॉट। Point. और जब हमें वेक्टर चाहिए होगा तब हम सिंबल क्या यूज करेंगे, Cross. क्रॉस। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हम आंसर क्या लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको शीट में a डॉट b दिखता है, मतलब ये किसका क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का। और अगर a क्रॉस b दिखता है मतलब किसका हो गया, ये वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं शीट पोस्ट करता हूँ, अभी आपको मैसेज करता हूँ। बीच में अगर 1-2 क्वेश्चन इसके मिले तो आप लोग क्या करें, उसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन ये सीख लेंगे तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। यस। तो अभी हमें सारा कुछ सॉल्व कर लेना है, सिर्फ क्या स्किप करना है अभी, प्रोडक्ट वाली Product. चीजें, डॉट और क्रॉस। ठीक है, तो बाकी जितने क्वेश्चन मैं शीट में बोलता हूँ आप लोग उतने ट्राई करें। अपन आज क्या है, फ्राइडे नहीं, सॉरी वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग ये पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, यस। ओके। यस सर। ठीक है, चलो यार फिर Okay, आज sir. के लिए इतना काफी रखते हैं। हाँ, और एक बार अच्छे से नोट्स Yes, रिवाइज sir. कर देना, मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप में। ओके Okay, sir. Bye. ओके, चलो Bye. बाय बाय Bye, एवरीवन, sir. बाय बाय सर, ऑल ऑफ थैंक यू, यू। बाय सर। बाय बाय।